नमस्कार। आज का एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। आज का एजेंडा में सबसे पहले नजर डालते हैं देश और प्रदेश की उन तमाम बड़ी खबरों पर जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली हैं। तो सबसे पहले उन खबरों पर नजर डालते हैं। पीएम मोदी नवकार महामंत्र दिवस में हुए शामिल। आरबीआई का बड़ा ऐलान, रेपो रेट में 6.25% से घटकर अब हुआ 6% तक। पीएम मोदी ने नए वक्फ कानून पर खुलकर रखी अपनी बात। वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा और सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की बढ़ सकती है मुश्किलें। तो ये कुछ तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर आज हम आज का एजेंडा में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपनी पहली खबर पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नवकार महामंत्र दिवस में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री वहां उपस्थित जन समूह को संबोधित भी किए। नवकार महामंत्र दिवस आध्यात्मिक सद्भाव और नैतिक चेतना का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। यह उत्सव जैन धर्म में सबसे अधिक पूजनीय और सार्वभौमिक मंत्र नवकार महामंत्र के सामूहिक जाप के माध्यम से लोगों को एकजुट करने का प्रयास करता है। अहिंसा, विनम्रता और आध्यात्मिक उत्थान के सिद्धांतों पर आधारित ये मंत्र प्रबुद्ध व्यक्तियों के गुणों के प्रति सम्मान व्यक्त करता है और आंतरिक परिवर्तन की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर 108 से अधिक देशों के लोग शामिल हुए। पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मन शांत है, मन स्थिर है, सिर्फ शांति एक अद्भुत अनुभूति है। शब्दों से परे, सोच से भी परे नवकार महामंत्र अब भी मन मस्तिष्क में गूंज रहा है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, एमो लोये सब सावणम। एक स्वर, एक प्रवाह, एक ऊर्जा, न कोई उतार न कोई चढ़ाव, बस स्थिरता, बस समभाव। एक ऐसी चेतना, एक जैसी लय, एक जैसा प्रकाश भीतर ही भीतर। मैं नवकार महामंत्र की इस आध्यात्मिक शक्ति को अब भी अपने भीतर अनुभव कर रहा हूं। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की बड़ी खबर पर। हम आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक से ये जुड़ी है बड़ी खबर। आज नए वित्तीय वर्ष के अपने पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति फैसले की घोषणा हो गई है। हम आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक से ये जुड़ी है बड़ी खबर। आज नए वित्तीय वर्ष के अपने पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति फैसले की घोषणा हो गई है। हम आपको बता दें कि आरबीआई को आम आदमी की भाषा में समझाना लक्ष्य है। एनडीटीवी से बोले आरबीआई चीफ शक्तिकांत दास। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि आरबीआई की नीतिगत दरों का ऐलान हो गया है और इस पर रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती जो है वो की गई है। रेपो रेट में 0.25% की कटौती हुई है। रेपो रेट 6.25% से घटकर 6% हो गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एमपीसी की बैठक में लिए गए निर्णयों की घोषणा की है। तो देखिए आरबीआई के रेपो रेट में कुछ बदलाव हुए हैं और 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई है। आरबीआई के अनुसार रेपो रेट में 0.25% की कटौती जो है वो की गई है। पहले जो हमारा रेपो रेट था वो 6.25% था, जो अब घटकर 6% हो गया। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions and outlook, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect,
तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री एमके अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। एमके अग्रवाल जी, देखिए, आरबीआई द्वारा रेपो रेट में जो कटौती की गई है उसका सीधा असर आम लोगों के जीवन पर कैसा पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, जिस प्रकार से आज आरबीआई ने अपनी एमपीसी की बैठक में रेपो रेट को दूसरी दफे, पहला अभी हुआ था फरवरी में हुआ था 2023 के बाद 2023 तक बढ़ता ही रहा, उसके बाद जो फरवरी में अभी 6.5 से 6.25% किया गया था जी। और आज ये पहला जो है तिमाही है, नए वर्ष का, नए वित्तीय वर्ष का पहला महीना है और ये 6.25 से घटाकर 6% कर दिया गया है। और इसके पीछे के बैकग्राउंड ये है कि भारत में इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, 4% में दायरे में रहने का अनुमान है और ग्रोथ रेट भी इस वर्ष का मतलब 24-25 में 6.5% से ऊपर जाने का अनुमान है। तो ये सारी चीजें एमपीसी को ये प्रोत्साहित करती हैं कि वो हमारे यहाँ निवेश को प्रोत्साहित करे, मांग को प्रोत्साहित करे। यदि ब्याज दर कम होगा ईएमआई पर, चाहे कार की ईएमआई हो, चाहे घरों का ईएमआई हो, इससे रोजगार भी बढ़ेगा जी। और घरों में घरेलू मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था में तेजी भी आएगी। तेजी का मतलब ग्रोथ रेट अधिक होगा। तो मुझे लगता है ये स्वागत योग्य कदम है। और विशेष रूप से अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर देखते हैं तो आज हम बेहतर स्थिति में हैं। कच्चा तेल का कीमत सस्ता हो रहा है और जिस प्रकार से टैरिफ वार चल रहा है, उस टैरिफ वार का फायदा उठाने में भारत सक्षम है, क्योंकि इसने अपनी आर्थिक रणनीति ऐसी बना रखी है कि जिसके कारण भारत इसका लाभ उठाता हुआ दिख रहा है। अपना बेस मजबूत करेगा, इकोनॉमिक बेस मजबूत करेगा, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी जो इकोनॉमिक पावर है वो डोमेस्टिक इकोनॉमिक पावर है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हम कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उस दिशा में ये रेपो रेट का 6.25 से 6% आना निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को एक नया गति प्रदान करेगा। बिल्कुल एमके अग्रवाल जी, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि इस वक्त रेपो रेट में कटौती की जरूरत क्यों पड़ी, या क्या ये जो फैसला लिया गया, जैसे आप कह रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रख के ही लिया गया है? देखिए, ये बढ़ाया उस कंडीशन में गया था जब इन्फ्लेशन ज्यादा था और कोविड काल के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्याज दर बहुत बढ़ा था। जैसे अमेरिका में देखिए तो अमेरिका में 5.25% तक चला गया था उनका जो पॉलिसी रेट है। वो रेपो रेट नहीं बोलते, वो पॉलिसी रेट बोलते हैं। वो 5.5% क्रॉस कर गया था। अब उनके यहाँ भी गिरावट आ रही, यूरोपियन मार्केट में भी गिरावट आ रही है और भारत में इन्फ्लेशन बहुत ही कंट्रोल्ड स्थिति या ऑप्टिमम स्थिति में हम कह सकते हैं है। तो जिसके कारण अर्थव्यवस्था को तेज करने के एक नए स्रोत सृजित होते हैं। जब ब्याज दर कम होगा तो जो उत्पादक होगा, निवेशक होगा, वो अधिक निवेश करेगा, क्योंकि कंज्यूमर साइड से मांग अधिक बढ़ती है और बैंक भी अपने पैसे को अधिक आगे वितरित कर पाएंगे। वो खास तौर पर अगर कंज्यूमर सेक्टर में देखते हैं तो 2-3 बड़ी प्राथमिकता वाले क्षेत्र होते हैं, जिसमें से एक मकान होता है, घर होता है, और इससे इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर दोनों में रोजगार बहुत तेजी से और क्विकली बढ़ता है। फिर इसी प्रकार से गाड़ियों में देखते हैं तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ये भी मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा बेस है भारत में और इनका ग्रोथ में मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा योगदान है। तो ये सारी चीजें अर्थव्यवस्था को और मजबूत करती हुई दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल एमके अग्रवाल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अब जो रेपो रेट पे कटौती हुई है, इसका असर रुपया यानी कि हमारी करेंसी में और शेयर मार्केट में कितना पड़ सकता है? देखिए, ये हमारी मजबूती को प्रदर्शित करता है, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को मजबूती को प्रदर्शित करता है जी। आप अगर देखें टैरिफ वार जिस प्रकार का चल रहा है ग्लोबल लेवल पर अमेरिका द्वारा शुरू किए जाने पर, तो भारत पर प्रभाव आया है, उतना बड़ा नहीं आया। मुझे लगता है भारत सूझबूझ के साथ इसको मैनेज भी कर रहा है, आगे और भी अपने स्टाइल में मैनेज कर लेगा। अब प्रश्न उठता है लाभ कैसे उठाना है, तो उसको अगर हम देखते हैं चाइना सबसे ज्यादा हताहत हो रहा है और हो रहा है, ये हमें लाभ देगा। तो ऐसी कंडीशन में रेपो रेट को कम करना ये भारत के लिए बहुत उपयुक्त रणनीति है, भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने वाला है। खासतौर पर जो हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, अनलाइक वेस्टर्न कंट्रीज वहां भी कंट्रोल, लेकिन हमारा बेहतर स्थिति में है। ऐसे में रेपो रेट को कम लाना एक उचित सार्थक कदम। बिल्कुल एमके अग्रवाल जी, आपने कुछ सेक्टर की बात करी थी जिस पर ये रेपो रेट में जो कटौती हुई इसका असर होगा। वो कौन कौन से मुख्य सेक्टर्स हैं जिन पर खासकर रेपो रेट में अब जब कटौती हो रही है उसका असर हम देख सकते हैं?
देखिए, अगर कंज्यूमर सेक्टर के हिसाब से देखते हैं तो उसमें आवास या कह लीजिए मकान सबसे बड़ा होता है, तुरंत उस पर प्रभाव आता है और कंज्यूमर लोन में उसकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है, सबसे बड़ा शेयर होता है। फिर उसके बाद आता है ऑटो सेक्टर, कंज्यूमर के दृष्टिकोण से वो भी महत्वपूर्ण होता है और वहां पर भी उसका प्रभाव आता है। अब इसके बाद मुख्य रूप से जब हम शिफ्ट करते हैं प्रोड्यूसर के साइड से, इन्वेस्टर साइड से, तो रिटेल बिजनेस को भी ये प्रभावित करेगा, खासतौर पर उस दृष्टिकोण से जबकि हम ये चाहते हैं कि भारत में एमएसएमई सेक्टर आगे बढ़े, मजबूती से आगे बढ़े। तो ऐसे में अगर वहां पर ऋण का ब्याज दर कम होता है तो वो भी उनकी लागत घटती है, वो प्रोत्साहित होते हैं। फिर अगर बड़े स्तर पर हम जाते हैं तो वहां पर भी क्वार्टर परसेंट बहुत मैटर करता है, क्योंकि वहां पर तो क्वार्टर छोड़िए 0.10 परसेंटेज पॉइंट बहुत मैटर करता है। तो ये भारत में लिक्विडिटी की कमी नहीं है, तो भारत उस लिक्विडिटी का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था में प्रगति के लिए फर्दर निवेश यानी कि भारतीय निवेश को, डोमेस्टिक सोर्स से निवेश को प्रोत्साहित करने में करेगा। बिल्कुल एम.के. अग्रवाल जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज का एजेंडा में अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश में माहौल गर्माने लगा है। संसद में लड़ाई हारने के बाद विपक्ष इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। अब वक्फ बिल के खिलाफ कुल 14 याचिकाएं विपक्षी नेताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने नई दिल्ली में एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि पहले एक नोटिस से किसी की भी जमीन वक्फ की संपत्ति बन सकती थी, लेकिन अब नए कानून से पारदर्शिता आएगी और गरीब मुसलमानों, महिलाओं और बच्चों के हक की रक्षा होगी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली, लेकिन सवाल यह है आम मुसलमान को क्या मिला, गरीब पसबंदा मुसलमान को क्या मिला? उसे मिली उपेक्षा, उसे मिली अशिक्षा, उसे मिली बेरोजगारी। और मुस्लिम महिलाओं को क्या मिला? उन्हें मिला शाहबानो जैसा अन्याय, जहां उनका संवैधानिक हक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ गया। उन्हें मिला चुप रहने का आदेश, सवाल न पूछने का दबाव, और कट्टरपंथियों को मिल गया खुला लाइसेंस महिलाओं के अधिकारों को कुचलने का। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामीन सिंह जी जुड़ चुके हैं। रामीन जी, देखिए, वक्फ संशोधन बिल जब कानून बन चुका है, जब पहले लोकसभा से पारित हुआ, फिर राज्यसभा से पारित हुआ, तब भी कई चर्चा हुई थी, हंगामा हुआ था विपक्ष की तरफ से, और अब विपक्ष से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला है। अब केंद्र सरकार का इस पर क्या रुख देखते हैं आप? देखिए, केंद्र सरकार का इसमें बड़ा स्पष्ट रुख है। देखिए, वक्फ कानून को पहले ये समझ लिया जाए कि मोहम्मद साहब को जो पहला वक्फ किसी ने किया था वो ज्यूस थे, और भारत में जिन लोगों ने वक्फ संपत्तियों को दान किया उन्हें तमाम राजा महाराजा थे जिन्होंने दान किया, और जिन्ना ने वक्फ संपत्ति स्थापित की सबसे पहले। तो आप उसको जब इस तरह देखते हैं, उनकी बात यह है कि इसमें दूसरे लोग नहीं आने चाहिए। जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, वक्फ में केवल उन्हीं लोगों को रखा जाए। दान तो दूसरे लोग कर सकते हैं, तो दूसरे लोग आ क्यों नहीं सकते? तीसरा जो विषय है वो है कि जिन लोगों ने भारत को छोड़ दिया था, भारत पाकिस्तान बंटवारे में वो पाकिस्तान चले गए थे, उनकी संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित की गई थी और स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के अंदर में आनी थी। उन संपत्तियों को भी वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया था, जो चीजें निकल करके सामने आ रही। तो मुसलमानों का एक डर यह है कि जो इलीगल तरीके से वक्फ संपत्तियां दर्ज की गई हैं, क्या वो चली जाएंगी? क्या दूसरे लोगों के आने से जो चीजें कर रहे हैं, जैसे लगभग 400 ऐसे परिवार है जो संपत्तियों का लाभ पा रहे हैं, उनमें तुर्क है, उनमें सैयद है, पठान है, कोई कबरिया चिकवा पा रहा है क्या उसका? कोई दूसरे मनिहार पा रहा है क्या उसका लाभ? तो जो पसमानदा मुसलमान है उसको कैसे फायदा मिले, महिलाओं को इसको कैसे फायदा मिले, इस पर बात कर रही सरकार की। ये जो फायदा है वो नीचे तक के लोगों को मिले। आप हैदराबाद में एक होटल खोल देते हो,
5 स्टार होटल उसमें सुअर का मांस परोसा जा रहा है, ये संसद के बयान में आया है। तो आप ऐसे वक्त, ये किस वक्त की बात आप कर रहे हो? आप वक्त वो करिए कि जहां विद्यालय बने, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज बने, जहां बच्चों की पढ़ाई हो, जहां उनके तो तमाम दूसरे कामों में पैसा खर्च हो। तो सरकार उस तरफ ले जा रही, विवाद इस जगह पर है बरखा। बिल्कुल रामीन जी, जिस तरीके से आपने कहा कि वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए इस कानून को लाया गया है, जब सदन में भी इसको पारित किया जा रहा था तब भी विपक्ष की तरफ से काफी हंगामा हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने तब अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दिया या कुछ नहीं दिया। अब जब ये कानून बन चुका है, अब इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का क्या मकसद है और इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अच्छा है चुनौती दे, लीगली कम से कम ये बातें सामने आनी चाहिए, पूरे भारत के लोगों के सामने आनी चाहिए कि वक्फ क्या है। वक्फ को जो ये बिल लाया गया तो वो प्राइवेट बिल था, प्राइवेट बिल को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया कि 2013 के जो बिल संशोधन, उसके बाद तो वक्फ बिल जो है भारत सरकार के अधीन रही नहीं गया, उस पर कानून संबंध कोई कार्रवाई भी नहीं की जा सकती थी। तो वो तमाम चीजें ऐसी हैं, तो अगर कोर्ट में जाएंगी तो कोर्ट इन चीजों को देखेगा कि क्या है और कहाँ ये अभी और जरूरत है। तो ये बेहतर है कि कोर्ट लेकर गए, कोर्ट से आने के बाद इनको संतुष्टि हो जाएगी कि भारत के संविधान में क्या है, कैसे संविधान चलता है, तो उसकी चीजें आ जाए। लेकिन ये एक चीज दिखाता है कि जो मुसलमानों के बीच असुरक्षा है, जो असंतोष है, उसको बढ़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। देखिए, राजनीति दो भागों में बटी है पूरे देश की, एक तो राष्ट्रवाद की पास और दूसरा तुष्टीकरण पर है। तो जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि अगर इनके बीच असंतोष रहेगा, ये लोग थोड़ा डरे सहमे रहेंगे, तो ये वोट हमको मिलता रहेगा। और सरकार चाहती है कि इससे राजनीति ऊपर आए और मुसलमानों में भी वो हिस्सा जो पीछे छूट गया है, जिसको दंगाई कहा जाता है, पत्थर फेंकने के लिए तो आप उनके बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चों को आप लंदन में पढ़ाते हैं, तो वो तबका भी समझे कि वो कर क्या रहा है और उसको कैसे मूल दिशा में आना है। बरखा इस पर लड़ाई की हुई है। बिल्कुल बिल्कुल रामीन जी, और आप जैसे कि देख सकते हैं कि हर बार जब भी कोई बिल लागू होता है केंद्र सरकार की तरफ से या पेश होता है, उस पर विपक्ष हमेशा हंगामा कर देता है। फिर चाहे 370 की अगर भी हम बात करें, तब भी विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया था। लेकिन खैर अब देखते हैं कि अब जब ये सुप्रीम कोर्ट में बिल जा रहा है तो आगे इस पर क्या कानूनी प्रक्रिया होती है और विपक्ष की तरफ से और क्या बयानबाजी होती है। रामीन जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। देश भर में वक्फ संशोधन कानून लागू हो गया है। मंगलवार को केंद्र सरकार ने इसे लेकर अधिसूचना जारी भी कर दी है। वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बवाल हो गया है। आगजनी, पत्थरबाजी और हिंसा ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसक प्रदर्शन में बदल दिया। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में मंगलवार को वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन हुआ। इस दौरान पुलिस पर पथराव किया गया और उनके वाहनों में भी आग लगाई गई। कई जगहों पर खूब आगजनी हुई। हिंसा के बाद स्थिति पर काबू पाने के लिए इलाकों में धारा 163 लागू कर दिया गया है। साथ ही इस इलाके में 10 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद वह क्षेत्र है जहां पर 66% मुसलमान हैं, इसलिए यहां पर वक्फ संशोधन बिल का सबसे अधिक विरोध हो रहा है। उपद्रवियों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि हिंसा को रोकने गई पुलिस पर ही उग्र प्रदर्शनकारियों ने हमला कर उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कोलकाता से जुड़ चुके हैं प्रसेनजीत बख्शी जी। प्रसेनजीत, देखिए फिलहाल क्या स्थिति है मुर्शिदाबाद में, क्योंकि वक्फ संशोधन जो बिल है, जो अब कानून बन चुका है, उसके विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुआ, क्या कुछ अपडेट? नहीं, देखिए, जैसे आपने बताया कि वहां पे धारा 163 लगाया गया है और 10 अप्रैल तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है, लेकिन लोग अभी भी डरे हुए हैं वहां पे। जहां तक सुबह का खबर है कि सारे दुकान बाजार सब कुछ बंद है, लोग रास्ते पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये वो मुर्शिदाबाद जहां पे हम लोग कई बार जब भी इस तरह की कोई, जैसे अब पिछले बार ये हमारे साथी रमन के साथ बात करते हुए बता रही थी कि धारा 370 के समय पे हो चाहे किसी भी समय पे हो, विरोधियों की तरफ से कुछ ना कुछ स्थिति को बिगाड़ने की काम किया जाता है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि सीएए की समय पे या नुपुर शर्मा की विवाद की समय पे इस मुर्शिदाबाद जिले में जिस तरह से 7-10 दिन तक पूरे जिला जलता रहा, तो हमें इसी बात की डर है कि क्या जंगीपुर की कल की घटना किसी इस तरह की घटना की तरफ इशारा कर रहा है कि
आगे जाके मुर्शिदाबाद को काबू पे लाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि कल इस तरह की घटना घटने के बाद अभी फिलहाल स्थिति काबू में है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया गया। ये सबसे बड़ी बात है। जो हम कुछ दिन पहले मालदा की मोथाबाड़ी में भी देखा था, उसी तरह से हम इस बार मुर्शिदाबाद की जंगीपुर में कल देखा। और एक बात और कह दूं कि कई सारे रेलवे स्टेशन पर भी काफी सारे इस तरह की घटना घटी है जो ठीक तरह से फुटेज पे नहीं आया। वो मुर्शिदाबाद जिले की नीमतीता बोल के स्टेशन है या मुर्शिदाबाद जिले की सालार बोल के स्टेशन है, वहां पे भी रेल रोको और बाकी जो दंगाई का काम है वो किया गया है। अब आज सुबह से अभी तक हमारे पास कोई खबर नहीं है। जी प्रसेन जी बख्शी, जब ये बिल पारित किया गया था तो हमने देखा था कि कई जो मुसलमान हैं जो अलग अलग राज्यों से वो बेहद खुश हैं इसके आने से। लेकिन अब मुर्शिदाबाद की हम बात देखें तो यहाँ पर इस तरह से जो हिंसक रूप ले लिया इस विरोध ने, उसकी क्या वजह आप देख रहे हैं और राज्य सरकार का इस पर क्या रुख देख रहे हैं आप? क्या आगे की वो काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, लोग जिन लोगों को खुश होना है वो खुशी मना रहे हैं, लेकिन मुश्किल इस बात की है कि नीचे की तबके की कुछ लोग हैं जिनको बंगाल की अगर राजनीति समझना है तो यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की जो राजनीति वो बचा हुआ है इस तरह की ईंधन देते हुए, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में बंगाल की चुनाव है 2026 मार्च अप्रैल में। तो उस समय ये करीब 33% अभी हो गया होगा, ऐसा माना जाता है कि जो पहले हम 30% कहते थे, अभी 33% मुसलमान आबादी है। और ये मालदा, मुर्शिदाबाद, ये सब जगह पे करीब 70% के आसपास मुसलमान आबादी है। तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, जैसे आपको पता होगा कि वो तृणमूल कांग्रेस की एक मंत्री भी है सिद्दीकुल्ला चौधरी, जो कल रात को काफी भड़काऊ स्टेटमेंट किया है इस तरह की घटना के बाद। और उसके बाद भी तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी की तरफ से कोई सफाई नहीं है, या सिद्दीकुल्ला चौधरी की इस तरह की बयानों का कोई मतलब निंदा करने की कोई हमने नहीं देख पा रहा हो। तो इसीलिए हमें लगता है कि किसी ना किसी जगह पे अंदर से ही, मतलब तृणमूल कांग्रेस के अंदर से ही ईंधन देने की काम चल रहा है। और वो नहीं चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस की ये बात रोका जाए, क्योंकि ये कानून बन गया है, इसके खिलाफ और कुछ नहीं कर सकते हैं। कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं बस गए हैं, सुप्रीम कोर्ट की दरवाजे पर है कि ये कानून आगे जाके क्या किस तरह से हमारे देश में लागू होने जा रहा है। तो चाहे इस तरह की आगजनी करके, इस तरह के हंगामा करके इसको ना कोई रोक पाएंगे ना कोई इसको बंद कर पाएंगे। जी बिल्कुल प्रसेन बख्शी जी, देखिए फिलहाल तो धारा 163 लागू हो गई है। अब देखना ही होगा कि पुलिस किस तरह से आगे स्थिति को काबू में पाती। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। संभल हिंसा मामले में मंगलवार को संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से एसआईटी टीम ने पूछताछ की। सूत्रों की माने तो सांसद जियाउर रहमान की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं, क्योंकि एसआईटी के कई सवालों पर जवाब देने में बर्क अटके रहे थे। संभल हिंसा की जांच में सामने आया था कि हिंसा से एक दिन पहले जामा मस्जिद सदर और संभल सांसद के बीच 3 बार बातचीत हुई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एसआईटी को बताया कि सर्वे से एक दिन पहले की रात उनकी बातचीत जामा मस्जिद के अध्यक्ष जफर अली से हुई थी। इसके अलावा एसआईटी ने सांसद बर्क से व्हाट्सएप ग्रुप और उनके सोशल मीडिया ग्रुप की जानकारी मांगी है। तो वहीं इसके इतर जियाउर रहमान बर्क के पास बिजली चोरी मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आज अंतिम मौका है। बिजली चोरी के आरोप में जियाउर रहमान पर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बिजली विभाग ने उनके साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 9 अप्रैल तक का समय दिया है। अगर इसके बाद भी वह साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं तो विभाग ने उन्हें बकाया जमा करने के लिए फाइल नोटिस दिया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता नितिन सागर जुड़ चुके हैं। नितिन जी, देखिए सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें तो बढ़ती ही जा रही हैं। पहले संभल हिंसा, फिर आगजनी और अब बिजली चोरी को लेकर उन पर आरोप लग गया है। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो सपा सांसद है उनकी 24 नवंबर को जो संभल में घटना हुई थी उसके बाद से मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पहले उनके ऊपर विद्युत चोरी का मामला दर्ज किया गया, फिर उसके बाद अब जो बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण का मामला सामने आया और फिर उनके ऊपर जो एक मुकदमा दर्ज किया गया था वो भी है। लेकिन अब जो है विद्युत विभाग ने उन्हें 1 महीने का समय दिया था। इस मामले की सुनवाई जो थी 7 मार्च को होनी थी, लेकिन
इनकी वकील की तरफ से एक प्रार्थना पत्र देकर समय बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसके बाद इन्हें 1 महीने का समय दिया गया था। और आज 9 तारीख को इन्हें अपने बिजली चोरी के मामले में साक्ष्य पेश करने। आपको बता दो कि 19 दिसंबर को विद्युत विभाग की टीम इनके घर पहुंची थी और इनके यहाँ 16 किलोवाट का जो खपत पाई गई थी। और उसमें खास बात यह थी कि इनके घर पर 2 मीटर लगे हुए थे, जो कि एक पूर्व MP शफीकुर रहमान बर्क के नाम था और एक जियाउर रहमान बर्क के नाम से लगा हुआ था, लेकिन दोनों ही मीटर चालू नहीं थे और वहां से बाईपास करके बिजली की चोरी की जा रही थी, जिसके बाद विद्युत विभाग की टीम ने इनके ऊपर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। और आज उसी मामले को लेकर इनको साक्ष्य पेश करने का अंतिम अवसर दिया गया है। अगर यह आज भी अपने साक्ष्य पेश नहीं करते हैं तो इनके विरुद्ध जो जुर्माना लगाया गया है उसको लिए रिकवरी की कार्रवाई शुरू की जाएगी और इनको एक फाइनल नोटिस भेजकर उसी जो पेनल्टी है उसको फाइनलाइज करके उसको वसूलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिल्कुल नितिन जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने चीन पर अभूतपूर्व रूप से 104% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इससे वैश्विक स्तर पर व्यापारिक युद्ध और गंभीर होने की आशंका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत समेत 60 अन्य देशों पर लगाया गया जवाबी शुल्क बुधवार से लागू हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को चीन को चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर चीन अपने 34% टैरिफ को वापस नहीं लेता तो अमेरिका उस पर अतिरिक्त 50% शुल्क लगाएगा। चीन के अपने फैसले पर अड़े रहने के बाद अमेरिका शुल्क बढ़ाकर भारी भरकम 104% कर दिया। इस घोषणा से पहले अमेरिकी बाजारों में तेजी आई थी। प्रमुख सूचकांक डाउ जोन्स 1400 अंक उछल गया है, लेकिन चीन पर नया टैरिफ घोषित करते ही उसमें गिरावट आई और ये 160 अंक पर आ गया है। वहीं नैस्डैक भी 500 अंक के ऊपर था, जो गिरकर 52 अंक पर आ गया है। चीन ने कहा था कि अमेरिका बड़ी गलती कर रहा है, हम भी अंत तक लड़ेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत की घरेलू मांग काफी मजबूत है, देखना होगा कि चीन पर टैरिफ का क्या असर होता है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय गुप्ता जी, देखिए अमेरिका और चीन के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, गंभीर ट्रेड वॉर अब शुरू हो गया है जी। पूरी दुनिया में अब इसका एक महामंदी का एक नया दौर अब शुरू होगा, जैसे इकोनॉमिक्स लोग बता रहे हैं जी। 104% ये जो ट्रेड इन्होंने टैरिफ लगाया है, ये चाइना को काफी ज्यादा इसको आहत करेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चाइना की जो जीडीपी है इस साल 5% की, गोल्डमैन सैक्स ने बताया था कि जो बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है ग्लोबल, उसने कहा था 5% की रेट के हिसाब से चीन की इकोनॉमी ग्रो करेगी। लेकिन अगर 104% अगर ये होता है और आगे तक चलता है तो इसमें 2.5%, लगभग 2.5% चाइना की इकोनॉमी इससे स्लो डाउन हो जाएगी और चाइना के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। यहाँ देखिए, ये भी ध्यान रखना होगा कि चीन का लगभग अमेरिका कम से कम 1/3 वो ट्रेड उससे करता, वो आइटम्स मंगाता है जिस पर वो पूरी तरीके से चाइना पर निर्भर है, और इसी बात का चाइना भी बेनिफिट लेता है। इसलिए ट्रम्प ने कहा है कि अगर आप इसको नहीं डाउन करेंगे तो हम भी आपकी इकोनॉमी के ऊपर इसी तरह से प्रहार करेंगे। अब देखिए, भारत के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि भारत के ऊपर भी उसने 26% का टैक्स लगा दिया है, टैरिफ लगा, जिसे कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ हो गया। तो अब ये सारे दुनिया के देशों में ये ट्रम्प ने पूरी तरीके से ये पूरा युद्ध छेड़ दिया है। और ट्रम्प देखिए इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि इसका क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ेगा, अमेरिका पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा। ट्रम्प तो बल्कि ये कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू अर्न एटलीस्ट $2 बिलियन अ डे फ्रॉम द रेसिप्रोकल टैरिफ, अर्थात हम प्रतिदिन $2 बिलियन हम इससे कमाने जा रहे हैं। पर अभी हमारी कंट्री से नेगोशिएशन हो गई है और जो कंट्री समझदार है वो हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है। और देखिए मैडम, भारत ने भी ट्रम्प के साथ बात करना शुरू कर दिया है। जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल साहब, उन्होंने कहा है इंडिया अमेरिका बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बिल्कुल साइन होगा, बिल्कुल संजय जी, मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगा दिया और चीन ने भी अब रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका पे लगा दिया। देखना ही होगा कि चीन की तरफ से जो अमेरिका में जो टैरिफ लगा है उसका उनके कंज्यूमर मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग में क्या असर पड़ता है। इन तमाम जानकारियों के लिए संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का एजेंडा में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।